स्वागत। आज हम इतिहास की उस दौर में जा रहे हैं जिसने यूरोप का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। 19वीं सदी में राष्ट्रवाद का उभार। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इस दिलचस्प और कभी-कभी थोड़ी उलझी हुई कहानी की परतें खोलती है। हाँ, कहानी काफी दिलचस्प है। हम देखेंगे कि कैसे ये राज्य रजवाड़े और साम्राज्य बिखर कर एक नई सोच, राष्ट्र की सोच के इर्द गिर्द जमा होने लगे। इसकी एक झलक तो हमें 1848 में मिलती है, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोर्यू की तस्वीर में। बिल्कुल सपने जैसे। हाँ, वो 4 प्रिंट्स की सीरीज। उन्होंने दुनिया को जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से बना दिखाया, जहां अलग अलग देशों के लोग सब आज़ादी की मूर्ति की तरफ बढ़ रहे हैं और जमीन पर वो पुरानी जालिम हुकूमतों के टूटे-फूटे निशान बिखरे पड़े हैं। बिल्कुल। और ये तस्वीर सिर्फ एक कलाकार की कल्पना नहीं थी। ये उस वक्त यूरोप में जो विचार पनप रहे थे, उनका एक तरह से आईना थी। राष्ट्र, ये शब्द, ये सोच आखिर बनी कैसे? क्या ये सिर्फ एक जैसी भाषा, नस्ल, मजहब की बात थी या कुछ और गहरा था? यहीं से हमारी आज की खोज शुरू होती है ना? हाँ, बिल्कुल। हम समझेंगे कि ये सोच फैली कैसे, किसने से हवा दी और किन टकरावों से गुजरी। हमारा मकसद है इस स्रोत सामग्री से वो खास बातें और किस्से निकालना जो इस उभार को समझने में मदद करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये राष्ट्र आखिर है क्या भला? स्रोत में फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन का जिक्र है, जिन्होंने 1882 में इस पर कुछ रोशनी डाली थी। हाँ, रेनन। उन्होंने उस आम सोच को चुनौती दी कि भाई राष्ट्र सिर्फ भाषा, नस्ल या धर्म से बनता है। उनके मुताबिक राष्ट्र बनने के पीछे एक लंबा इतिहास होता है। कुर्बानियां, कोशिशें, वफादारी, मतलब एक पूरी विरासत, एक साझा इतिहास। हाँ, एक शानदार अतीत, महान लोगों की यादें, आज साथ मिलकर कुछ करने की इच्छा और भविष्य में भी साथ चलने का इरादा, ये सब मिलकर एक राष्ट्र बनाते हैं। रेनन ने कहा कि राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है जिसका वजूद रोजाना होने वाले जनमत संग्रह जैसा है। जनमत संग्रह जैसा मतलब जैसे लोग हर रोज वोट डालकर कह रहे हों कि हाँ, हम साथ रहना चाहते हैं। उनका मानना था कि अलग अलग राष्ट्रों का होना ये आजादी के लिए जरूरी है। अच्छा, और इस सोच की पहली जबरदस्त झलक हमें मिलती है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में। बिल्कुल। क्रांति नहीं तो कहा था कि अब लोग मिलकर राष्ट्र बनाएंगे और अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। सही बात है। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने लोगों में एक हम की भावना जगाने के लिए कई कदम उठाए, जैसे पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्द। हाँ, ताकि लगे कि सब एक हैं, बराबर है। बिल्कुल। फिर पुराना शाही झंडा हटाकर नया तिरंगा आया, नेशनल असेंबली बनी, देश के नाम पर कस्में खाई गई, शहीदों को याद किया गया। और वो एक जैसे कानून, नापतौल वगैरह। हाँ, पूरे देश में एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, समान कानून, एक जैसे नापतौल, अंदरूनी टैक्स खत्म किए और पेरिस में बोली जाने वाली फ्रेंच को उसे राष्ट्रभाषा बना दिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये भी ऐलान कर दिया कि फ्रांस यूरोप के बाकी लोगों को भी जालिम राजाओं से आजाद कराएगा। सही कहा। ये विचार फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा। जैसे जैसे क्रांति की खबरें फैलीं, यूरोप के दूसरे शहरों में पढ़े लिखे लोगों ने क्लब बनाने शुरू कर दिए और उन्होंने फ्रांसीसी सेनाओं का स्वागत भी किया। उन्हें लगा कि ये सेनाएं राष्ट्रवाद का नया आइडिया लेकर उनके देशों में आई हैं। फिर कहानी में नेपोलियन की एंट्री होती है। उन्होंने फ्रांस में लोकतंत्र खत्म करके वापस राजशाही ले आए, लेकिन स्रोत बताते हैं कि शासन चलाने के मामले में उन्होंने क्रांतिकारी तरीके ही अपनाए। ये थोड़ा अजीब नहीं? हाँ, ये एक दिलचस्प विरोधाभास है। नेपोलियन ने बेशक प्रजातंत्र खत्म किया, पर प्रशासन को ज्यादा कुशल और आप कह सकते हैं तर्कसंगत बनाने के लिए उन्होंने 1804 में नेपोलियन संहिता लागू की। अच्छा, वो सिविल कोड। हाँ, इसने जन के आधार पर मिलने वाले खास अधिकार खत्म किए, कानून के सामने सबको बराबर बनाया और संपत्ति के अधिकार को पक्का किया। और इसे सिर्फ फ्रांस में नहीं, बल्कि जहां जहां फ्रांस का कब्जा था, जैसे स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, वहां भी लागू किया गया। सामंती व्यवस्था खत्म हुई, किसानों को गुलामी जैसे टैक्स से छुटकारा मिला, शहरों में कारीगरों के संघों का नियंत्रण हटा, यातायात और संचार सुधरा। तो शुरुआत में तो लोगों ने इन बदलावों का स्वागत किया होगा, खासकर व्यापारियों को एक जैसे कानून और नापतौल से फायदा हुआ होगा। हाँ,
शुरू में हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, मिलान जैसे शहरों में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वागत हुआ भी, लगा कि वे आज़ादी का तोहफा लेकर आए हैं। लेकिन ये जोश जल्दी ही ठंडा पड़ गया। लोगों को समझ आया कि नए शासन में राजनीतिक आज़ादी तो है नहीं। टैक्स बढ़ा दिए गए, सेंसरशिप लगा दी गई, और सबसे बुरा, लोगों को जबरदस्ती फ्रेंच सेना में भर्ती किया जाने लगा ताकि बाकी यूरोप को जीता जा सके। ये तो बुरा हुआ। हाँ, स्रोत में एक जर्मन पेंटिंग का जिक्र है जिसमें फ्रांसीसी सैनिक जुल्म ढा रहे हैं, और एक कार्टून है जिसमें हार के बाद लौटते नेपोलियन की झोली से हारे हुए इलाकों के नाम गिर रहे हैं। ये सब दिखाते हैं कि लोगों का मोह भंग हो चुका था। अच्छा, अगर हम क्रांति से पहले के यूरोप को देखें तो वो आज जैसा तो बिल्कुल नहीं था। जर्मनी, इटली जैसे देश तो थे ही नहीं, बल्कि छोटी छोटी रियासतों और राजशाहियों में बटे हुए थे। बिल्कुल। पूर्वी और मध्य यूरोप में बड़े बड़े साम्राज्य थे, जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी पर राज करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य। उसमें अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग संस्कृति वाले लोग रहते थे। जर्मन, इतालवी, मग्यार, पोलिश, चेक, और उन्हें जोड़ने वाली चीज सिर्फ सम्राट के प्रति वफादारी थी। हाँ, ऐसी भारी विविधता में हम सब एक हैं वाली भावना मुश्किल ही पनपती होगी। बिल्कुल। तो फिर ये राष्ट्रवाद की चिंगारी भड़की कैसे, और किन लोगों ने इसे हवा दी? जाहिर है पुराने जमींदार कुलीन वर्ग ने तो नहीं दी होगी। नहीं, कुलीन वर्ग तो अपनी दुनिया में मस्त था। जमीनें उनके पास थीं, वे फ्रेंच बोलते थे, शादियों के जरिए आपस में जुड़े थे, उनकी संख्या भी कम थी। असली बदलाव आया शहरों के विकास और व्यापार बढ़ने से। एक नया वर्ग उभर रहा था, व्यापारी, उद्योगपति, वकील, डॉक्टर, टीचर, यानी पढ़ा लिखा मध्य वर्ग। अच्छा, मिडिल क्लास। हाँ, इन्हीं लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता और उदारवाद के विचार सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुए। उदारवाद, लिबरलिज्म, इसका मतलब क्या था इस नए मध्य वर्ग के लिए? देखिए, उनके लिए इसका मतलब था व्यक्ति की आज़ादी और कानून के सामने सबकी बराबरी। राजनीतिक तौर पर वे चाहते थे कि सरकार लोगों की सहमति से बने, राजा और चर्च के खास अधिकार खत्म हो, संविधान हो और संसद के जरिए शासन चले। निजी संपत्ति को भी जरूरी मानते थे। लेकिन यह एक पेंच है। स्रोत बताते हैं कि कानून के सामने बराबरी का मतलब सबके लिए वोट का अधिकार नहीं था। हाँ, ये एक अहम बात है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद भी वोट का हक सिर्फ उन पुरुषों को मिला जिनके पास संपत्ति थी। महिलाओं और गरीब पुरुषों को उन्हें बाहर रखा गया। 1834 में बना ज़ोलवेराइन नाम का शुल्क संघ, प्रशा की पहल पर बने संघ ने जर्मन राज्यों के बीच के टैक्स बैरियर खत्म किए। मुद्राओं की संख्या सोचिए 30 से घटाकर सिर्फ 2 कर दी। रेलवे के जाल ने भी लोगों को आर्थिक रूप से जोड़ने में मदद की। एक अर्थशास्त्री थे, फ्रीडरिक लिस्ट। उन्होंने कहा भी था कि ज़ोलवेराइन का मकसद जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांधना और उनमें राष्ट्रीय भावना जगाना है। लेकिन नेपोलियन की हार के बाद 1815 में तो यूरोप की सरकारें बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रही थी, रूढ़िवाद की तरफ। हाँ, 1815 में वियना में यूरोप की बड़ी ताकतों ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया ने मिलकर एक समझौता किया, वियना कांग्रेस। इसकी मेजबानी की ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने। उनका मकसद था नेपोलियन के लाए बदलावों को पलटना, पुराने राजवंशों को गद्दी पर वापस बिठाना और यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना, ताकि फ्रांस दोबारा सिर न उठा सके। तो ये एक तरह से पुरानी व्यवस्था को वापस लाना था। हाँ, वे मानते थे कि राजशाही, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, परिवार जैसी पारंपरिक संस्थाएं बनी रहनी चाहिए। तो ये सरकारें तो फिर बड़ी दमनकारी रही होंगी, आलोचना तो बर्दाश्त नहीं करती होंगी। बिल्कुल, ये निरंकुश थीं। अखबारों, किताबों, नाटकों पर सेंसरशिप लगा दी गई ताकि आज़ादी और मुक्ति के विचार न फैल सकें। स्रोत में द थिंकर्स क्लब नाम का एक मजेदार कार्टून है। उसमें क्लब के सदस्य मुंह पर पट्टी बांधे बैठे हैं और नियम है खामोशी। ये उसी माहौल पर तंज है। इसी दमन के माहौल में शायद वो गुप्त संगठन पनपे होंगे जिनकी बात होती है। एकदम सही। उदारवादी, राष्ट्रवादी विचारों वाले लोग छिपकर काम करने लगे। इसी दौर में इटली के जुसेपे मेत्सीनी एक बड़ा नाम बनकर उभरे। मेत्सीनी, हाँ, वो कार्बोनारी नाम के गुप्त संगठन के सदस्य थे। उन्होंने फिर यंग इटली और यंग यूरोप जैसे संगठन बनाए। इनका मकसद था क्रांतिकारियों को तैयार करना और इटली को छोटे छोटे राज्यों के बजाय एक एकीकृत गणराज्य बनाना। मेत्सीनी का मानना था कि राष्ट्र ही ईश्वर की बनाई स्वाभाविक इकाई है। उनके विचारों से रूढ़िवादी इतने डरे हुए थे कि मेटरनिख ने उन्हें हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन तक कह डाला। बाप रे। और फिर 1830 से 1848 के बीच तो जैसे क्रांतियों की लहर ही आ गई। हाँ बिल्कुल, 1830 में फ्रांस में फिर क्रांति हुई।
जिसने पुराने राजा को हटाकर एक संवैधानिक राजतंत्र बनाया। लुई फिलिप राजा बने। इसकी देखा-देखी ब्रुसेल्स में विद्रोह हुआ और बेल्जियम नीदरलैंड से अलग हो गया। मेटरनिक ने एक बार कहा भी था, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है। हाँ सही कहा। और इसी दौर में यूनान ने भी ऑटोमन साम्राज्य से अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जो 1821 में शुरू हुई थी। यूनान की आज़ादी की लड़ाई, इसका जिक्र खासतौर पे क्यों है स्रोत में? क्योंकि इसे पूरे यूरोप से समर्थन मिला। खासकर कवियों और कलाकारों से। उन्होंने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा। अच्छा, अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन तो लड़ने भी गए और वहीं उनकी मौत हो गई। यूजीन डेलाक्रोआ की वो मशहूर पेंटिंग है कियोस का नरसंहार, वो इसी संघर्ष की भयावहता दिखाती है। आखिरकार 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि से यूनान एक आज़ाद राष्ट्र बन गया। ये दिखाता है कि राष्ट्रवाद अब सिर्फ राजनीति नहीं, संस्कृति से भी जुड़ रहा था। संस्कृति की बात आई तो रोमानीवाद यानी रोमांटिसिज्म का भी जिक्र आता है। ये क्या था? ये कैसे जुड़ा राष्ट्रवाद से? ये एक सांस्कृतिक आंदोलन था। इसने तर्क और विज्ञान की बजाय भावनाओं, अंदर की आवाज और रहस्य पर जोर दिया। रोमानी कलाकारों और कवियों का मानना था कि एक साझा विरासत, एक साझा सांस्कृतिक अतीत ही किसी राष्ट्र का आधार बन सकता है। मतलब इतिहास और कल्चर, कथाओं और लोक नृत्यों में बसती है। इसीलिए ग्रिम बंधुओं जैसे लोगों ने गांव-गांव घूमकर लोक कथाएं इकट्ठी की। उनका मानना था कि ये सच्ची जर्मन आत्मा फोल्क्सगाइस्ट की आवाज है। अच्छा, और जिन देशों पर दूसरों का कब्जा था, जैसे पोलैंड, वहां संस्कृति कैसे काम आई? पोलैंड का तो रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने बंटवारा कर दिया था। वो नक्शे पर था ही नहीं। वहां राष्ट्रीय भावना को संगीत और भाषा के जरिए जिंदा रखा गया। कैरोल कुरपिंस्की जैसे संगीतकारों ने अपने ओपेरा और संगीत से राष्ट्रीय संघर्ष को उभारा। लोक नृत्यों जैसे पोलोनेज और माजूरका को राष्ट्रीय प्रतीक बनाया। और भाषा? जब रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा पर पाबंदी लगाई गई तो ये भाषा ही विरोध का हथियार बन गई। चर्च में पोलिश भाषा का इस्तेमाल करने पर कई पादरियों को जेल भेजा गया या साइबेरिया भेज दिया गया। भाषा राष्ट्रीय संघर्ष का प्रतीक बन गई। लेकिन 1830 और 40 के दशक यूरोप के लिए बड़े मुश्किल भी थे, आर्थिक तौर पर। हाँ, बहुत मुश्किल। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, बेरोजगारी थी, गांवों से लोग शहरों की झुग्गियों में आ रहे थे। इंग्लैंड की सस्ती मशीनी चीजों से छोटे कारीगरों का काम छिन रहा था। किसानों पर सामंती करों का बोझ था ही। और फिर 1848 आ गया। हाँ, 1848 आते आते खाने की कमी और बढ़ती बेरोजगारी ने पेरिस में लोगों को सड़कों पर ला दिया। राजा लुई फिलिप को भागना पड़ा। एक बार फिर गणतंत्र बना और इस बार 21 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को वोट का अधिकार मिला। काम के अधिकार की गारंटी दी गई। रोजगार देने के लिए कारखाने लगाए गए। इसी दौरान वो सिलेजिया में बुनकरों का विद्रोह भी हुआ था ना? हाँ, 1845 में बुनकर उन ठेकेदारों के खिलाफ उठ खड़े हुए जो कच्चा माल देकर कपड़ा तो बनवाते थे पर दाम बहुत कम देते थे। जब बुनकरों की भीड़ ने एक ठेकेदार के घर पर हमला किया तो बाद में सेना बुला ली गई और टकराव में 11 बुनकर मारे गए। ये दिखाता है कि समाज में कितना गुस्सा और निराशा थी। तो 1848 में एक तरफ गरीबों और मजदूरों का गुस्सा था, दूसरी तरफ पढ़े लिखे मध्य वर्ग की क्रांति भी चल रही थी। बिल्कुल। जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य जैसे इलाकों में जहां अभी राष्ट्र राज्य नहीं बने थे, वहां उदारवादी मध्य वर्ग ने संविधान, प्रेस की आज़ादी और संगठन बनाने की आज़ादी की मांगों को राष्ट्रीय एकीकरण से जोड़ दिया। राष्ट्रीय एकीकरण? हाँ, उनका मानना था कि एक राष्ट्र बनने के लिए संविधान और संसदीय व्यवस्था जरूरी है। जर्मनी में तो फ्रैंकफर्ट शहर में बाकायदा एक संसद बुलाई गई जिसमें जर्मन भाषी इलाकों से चुने हुए प्रतिनिधि शामिल थे। सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद, इसका क्या हुआ? क्या ये सफल रही? नहीं, सफल नहीं हो पाई। उन्होंने एक संविधान का मसौदा तैयार किया जिसके तहत जर्मनी एक संवैधानिक राजतंत्र बनता, मतलब राजा संसद के अधीन होता। लेकिन जब प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पेश किया गया तो उसने मना कर दिया और दूसरे राजाओं का साथ दिया जो इस चुनी हुई संसद के खिलाफ थे। सेना और कुलीन वर्ग का विरोध तो था ही, साथ ही संसद में मध्य वर्ग का दबदबा ज्यादा था, तो वे मजदूरों और कारीगरों की मांगों पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाए और उनका समर्थन खो बैठे। नतीजा, आखिर में सेना ने आकर संसद भंग कर दी। इस पूरे आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका थी? स्रोत कुछ बताते हैं? महिलाएं बहुत सक्रिय थीं। उन्होंने अपने राजनीतिक संगठन बनाए, अखबार निकाले, प्रदर्शनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार फिर भी नहीं मिला। फ्रैंकफर्ट संसद में भी वो सिर्फ दर्शक दीर्घा में बैठ सकती थी, मेहमानों की तरह।
ये तो बड़ी विडंबना है। हाँ, लुइजे ऑटो पीटर्स जैसी कुछ महिलाओं ने जरूर बराबरी के हक की आवाज उठाई, पर ज्यादातर उदारवादी नेता भी मानते थे कि घर संभालना महिलाओं का काम है, राजनीति पुरुषों का। तो 1848 की क्रांतियां एक तरह से असफल रहीं। उदारवादियों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई। हाँ, उस वक्त तो ऐसे ही लगा, उदारवादियों को दबा दिया गया। लेकिन पुरानी व्यवस्था भी पूरी तरह वापस नहीं आ सकी। राजाओं को समझ आ गया कि बार बार क्रांति से बचने के लिए कुछ कुछ रियायतें देनी पड़ेंगी। इसीलिए 1848 के बाद मध्य और पूर्वी यूरोप में किसानों को भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी से मुक्ति मिली। हैब्सबर्ग साम्राज्य ने हंगरी को कुछ ज्यादा स्वायत्तता दी, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि राष्ट्रवाद का चरित्र बदलने लगा। चरित्र बदलने लगा, इसका क्या मतलब? मतलब ये कि 1848 के बाद राष्ट्रवाद अब लोकतंत्र और क्रांति से हटकर ज्यादातर राज्य की ताकत बढ़ाने और राजनीतिक दबदबा कायम करने का हथियार बन गया। इसे रूढ़िवादियों ने, जैसे राजाओं और सेना ने, अपने मकसदों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। खासकर जर्मनी और इटली के एकीकरण में ये साफ दिखता है। जर्मनी का एकीकरण ये बिस्मार्क ने किया था ना? हाँ, जर्मनी में राष्ट्रीय एकीकरण का बीड़ा उठाया प्रशा ने, और उसके कर्ता धर्ता थे प्रशा के चालाक प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क। उन्होंने उदारवादी राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल तो किया, लेकिन भरोसा किया प्रशा की ताकतवर सेना और नौकरशाही पर। उन्होंने कहा भी था कि उस वक्त के बड़े सवाल भाषणों और बहुमत के फैसलों से नहीं, बल्कि लहू और लोहे, ब्लड एंड आयरन से हल होंगे। बाप रे। 7 साल के अंदर 3 युद्धों में डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ प्रशा की जीत हुई और जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। जनवरी 1871 में वर्साय के शीश महल में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। और इटली, वो भी तो कई टुकड़ों में बटा था, उसका क्या हुआ? हाँ, मध्य 19वीं सदी में इटली 7 राज्यों में बटा था और सिर्फ एक राज्य, सार्डिनिया पीडमोंट, पर इतालवी राजघराने का शासन था। बाकी जगह या तो पोप का राज था या ऑस्ट्रिया या स्पेन के राजाओं का। मित्सिनी की शुरुआती कोशिशें नाकाम होने के बाद एकीकरण की जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमोंट के राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय और उसके चतुर मंत्री प्रमुख कावूर पर आई। काबूर, वो भी बिस्मार्क जैसा था क्या? उतना नहीं। कावूर खुद न तो क्रांतिकारी था, न ही लोकतंत्रवादी। अमीर, पढ़ा लिखा, फ्रेंच बोलने वाला, पर बड़ा चतुर कूटनीतिज्ञ था। उसने फ्रांस से एक गुप्त संधि की और उसकी मदद से 1859 में ऑस्ट्रियाई सेनाओं को हरा दिया। ये उत्तरी इटली की बात है। इसमें वो लाल कमीज वाले गैरीबाल्डी का भी हाथ था ना? बिल्कुल। दक्षिण इटली में जुसेपे गैरीबाल्डी के नेतृत्व में हजारों हथियारबंद स्वयंसेवकों, रेड शर्ट्स, ने सिसिली और नेपल्स पर चढ़ाई की। उन्हें वहां के स्थानीय किसानों का समर्थन मिला और उन्होंने स्पेनी शासकों को भगा दिया। तो उत्तर से कावूर, दक्षिण से गैरीबाल्डी। हाँ, और फिर गैरीबाल्डी ने जीते हुए इलाके सार्डिनिया पीडमोंट के राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिए। 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। लेकिन इसमें एक मजे की बात है, ज्यादातर इतालवी आबादी जो थी वो अनपढ़ थी और उन्हें इस उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं था। सच में? हाँ, कहते हैं कि दक्षिण इटली के किसान जिन्होंने गैरीबाल्डी का साथ दिया था, वो ला तालिया के नारे लगाते थे। उन्हें लगता था कि ये विक्टर इमैनुअल की पत्नी का नाम है। उन्हें इटली शब्द का मतलब ही नहीं पता था। गजब। अच्छा, ब्रिटेन का मामला तो इन सब से काफी अलग था। वहां कोई ऐसी क्रांति या युद्ध नहीं हुए एकीकरण के लिए? हाँ, ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का बनना कोई अचानक हुई उथल-पुथल या क्रांति का नतीजा नहीं था। ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी। पहले वहां कोई ब्रितानी राष्ट्र था नहीं। मुख्य पहचानें नृजातीय थी। अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट, आयरिश, सबकी अपनी अपनी संस्कृति और राजनीतिक परंपराएं थी। फिर ये यूनाइटेड किंगडम कैसे बना? हुआ ये कि जैसे जैसे अंग्रेजी राष्ट्र की दौलत, अहमियत और ताकत बढ़ी, वो द्वीप समूह के दूसरे राष्ट्रों पर अपना दबदबा बढ़ाने लगा। 1688 में एक क्रांति हुई जिससे अंग्रेजी संसद ने राजतंत्र से ताकत छीन ली। फिर 1707 में एक एक्ट ऑफ यूनियन से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया गया। इसमें इंग्लैंड हावी रहा, स्कॉटलैंड की अपनी अलग पहचान और संस्थाओं को दबाया गया। और आयरलैंड? आयरलैंड का हाल और बुरा हुआ। वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट गुटों में गहराई से बटा हुआ था। अंग्रेजों ने प्रोटेस्टेंटों की मदद करके कैथोलिकों पर दबदबा बनाया। कैथोलिक विद्रोहों को बेरहमी से कुचला गया
और आखिरकार 1801 में आयरलैंड को भी जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। एक नई ब्रितानी पहचान घड़ी गई जिसमें अंग्रेजी संस्कृति का बोलबाला था। नया झंडा, यूनियन जैक, राष्ट्रगान, गॉड सेव आवर नोबल किंग, अंग्रेजी भाषा, इन सब को खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र इसमें सिर्फ माताहत सहयोगी जैसे बनकर रह गए। तो ये नए राष्ट्र बन तो गए, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, लेकिन सवाल ये था कि लोग इस राष्ट्र से जुड़ाव कैसे महसूस करें। ये तो एक अमूर्त विचार है। यही शायद प्रतीकों और कला की भूमिका आती है। बिल्कुल, राष्ट्र कोई जीती जागती चीज तो है नहीं कि उसे देख लिया, छू लिया, उसे चेहरा देना पड़ता है। 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने एक तरीका निकाला, राष्ट्र का मानवीकरण, उसे इंसान का रूप देना। जैसे भारत माता? हाँ, कुछ वैसा ही। पर यूरोप में उन्होंने ज्यादातर नारी रूपकों, फीमेल एलिगोरीज का इस्तेमाल किया। जैसे फ्रांस में मारियान नाम की एक छवि घड़ी गई। ये एक लोकप्रिय ईसाई नाम था। उसके चिन्ह थे स्वतंत्रता और गणतंत्र के लाल टोपी, तिरंगा, कलगी। उसकी मूर्तियां सार्वजनिक चौराहों पर लगाई गईं। उसकी तस्वीर सिक्कों और डाक टिकटों पर छपी ताकि लोगों को एकता का राष्ट्रीय प्रतीक याद रहे। और जर्मनी में जर्मेनिया? हाँ, स्रोत में उसका भी जिक्र है। हाँ, जर्मनी में जर्मेनिया राष्ट्र का रूपक बनी। वो बलूत ओक वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी क्योंकि जर्मन बलूत को वीरता का प्रतीक माना जाता था। उसके हाथ में तलवार होती थी जो मुकाबले की तैयारी दिखाती थी। कभी तलवार पर जैतून की डाली लिपटी होती थी जो शांति की इच्छा दर्शाती थी। तिरंगा झंडा, काला, लाल, सुनहरा, उगते सूरज की किरणें, ये सब नए युग की शुरुआत के प्रतीक थे। इन तस्वीरों ने लोगों को एक साझा पहचान का एहसास कराया, एक विजुअल आइडेंटिटी दी। लेकिन 19वीं सदी के आखिर तक आते आते राष्ट्रवाद का वो शुरुआती आदर्शवाद, वो उदारवादी लोकतांत्रिक भावना, वो खत्म होने लगी थी। हाँ, बिल्कुल। सदी की आखिरी चौथाई तक राष्ट्रवाद का वो आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा। वो अब एक सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया था। इस बीच राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति ज्यादा असहिष्णु होते गए और हमेशा लड़ने को तैयार रहने लगे। और इससे भी खतरनाक बात ये हुई कि यूरोप की बड़ी ताकतें वो अपने साम्राज्यवादी इरादों के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल करने लगी। मतलब? कैसे? मतलब ये कि बड़ी शक्तियां अपने फायदे के लिए छोटे राष्ट्रों की आजादी की लड़ाई को हवा देती थीं, ताकि वे अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर कर सकें या उस इलाके पर अपना कब्जा जमा सकें। इसका सबसे बड़ा और दुखद उदाहरण शायद बाल्कन क्षेत्र था। बाल्कन क्षेत्र, हाँ, वहां तो बहुत तनाव था। बिल्कुल, बाल्कन क्षेत्र में बहुत ज्यादा भौगोलिक और जातीय विविधता थी। आज के रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग स्लाव कहलाते थे। इस क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा कमजोर पड़ते ऑटोमन साम्राज्य के कब्जे में था। जैसे ही ऑटोमन साम्राज्य बिखरा और वहां रोमानी राष्ट्रवाद यानी रोमांटिक नेशनलिज्म की हवा फैली, यहाँ स्थिति विस्फोटक हो गई। सब अपनी अपनी आजादी मांगने लगे। हाँ, बाल्कन के लोग अपनी आजादी या राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ने लगे। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल ये साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, पर बाद में विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। लेकिन मुश्किल ये थी कि विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूह अपनी पहचान और स्वतंत्रता तय करने की कोशिश में आपस में ही भिड़ने लगे। हर कोई अपने लिए ज्यादा से ज्यादा इलाका चाहता था। और इसमें बड़ी शक्तियों ने भी आग में घी डाला होगा। हाँ, बिल्कुल। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी जैसी बड़ी शक्तियां भी बाल्कन पर अपना दबदबा बढ़ाने के लिए आपस में होड़ करने लगी। हर शक्ति बाल्कन पर अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहती थी और दूसरे की पकड़ कमजोर करना। नतीजा हुआ कई युद्ध और आखिरकार इसी तनाव ने, इसी प्रतिस्पर्धा ने 1914 में पहले विश्व युद्ध की जमीन तैयार की। राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद के साथ मिलकर यूरोप को महाविनाश की तरफ ले गया। तो हमने देखा कि कैसे 19वीं सदी में राष्ट्रवाद एक कलाकार के सपने से शुरू हुआ, क्रांतियों और युद्धों से गुजरा, राष्ट्रों को जोड़ा, उन्हें एक पहचान दी, लेकिन आखिर में यही राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद से जुड़कर एक भयानक विनाशकारी ताकत बन गया, जिसने यूरोप को और फिर पूरी दुनिया को तबाही के रास्ते पर धकेल दिया। हाँ, इसकी विरासत सचमुच बहुत उलझी हुई है।
कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ राष्ट्र राज्य आज दुनिया का शायद सबसे कामयाब राजनीतिक मॉडल बन गया है, ज्यादातर देश इसी मॉडल पर बने हैं। दूसरी तरफ, जैसा स्रोत सामग्री के अंत में इशारा किया गया है, यूरोप के साम्राज्यवाद से आजाद हुए दुनिया के कई देशों ने अपने साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में अपनी तरह का खास राष्ट्रवाद विकसित किया। मतलब उनके लिए राष्ट्रवाद आजादी का हथियार था। हाँ, उन सब के लिए ये आजादी और एकता का हथियार था। उन्होंने राष्ट्रवाद का यूरोपीय आइडिया बिल्कुल वैसे का वैसा नहीं अपनाया, फिर भी ये सोच दुनिया भर में आम हो गई कि हर समाज का अपना एक राष्ट्र राज्य होना ही चाहिए, जैसे ये कोई कुदरती बिल्कुल स्वाभाविक बात हो। ये वाकई सोचने वाली बात है। स्रोत के आखिर में ये जो साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों के अपने विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित करने का जिक्र है। हाँ, और यहीं से वो सवाल उठता है जो आज भी उतना ही अहम है, उतना ही रिलेवेंट है। अगर राष्ट्रवाद आज़ादी दिलाने जैसे साम्राज्यों से और जुल्म ढाने जैसे राष्ट्र के अंदर अल्पसंख्यकों पर या दूसरे राष्ट्रों के प्रति आक्रामक होकर अगर वो ये दोनों काम कर सकता है, तो आज के समाज इसकी ताकत को कैसे संभालें, कैसे इसे सही दिशा दें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है।